चीन एक विशाल पानी के नीचे सुरंग का निर्माण पूरा करता है। शियान शहर में क्रूर कोविड लॉकडाउन और क्या वॉल स्ट्रीट अंततः चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को चालू कर रहा है, वह और इस सप्ताह के चीन समाचारों की सुर्खियों में। आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। चीन ने अपनी सबसे लंबी अंडर वाटर टनल का निर्माण पूरा कर लिया है। इसे ताइहू सुरंग कहा जाता है और यह 6.5 मील से अधिक लंबा है। यह खर्च करने के लिए एक लंबा समय लगता है अपने सांस पकड़ना। क्या मैं एक इच्छा करना चाहता हूं। सुरंग पर निर्माण 2018 में शुरू हुआ था। कुल लागत $1.56 बिलियन थी। में ताइहू झील के नीचे बनाया गया था। चालक की थकान को रोकने के लिए छत पर एलईडी लाइटें लगाई गई हैं। उम्मीद है कि उन्होंने उन बत्तियों के रखरखाव के लिए बहुत सारा पैसा अलग रखा होगा। ताइहू सुरंग एक बहुत बड़े राजमार्ग का हिस्सा है जो शंघाई को नानजिंग, जियांगसू की राजधानी से जोड़ता है। ताइहू सुरंग चीन की सबसे लंबी पानी के नीचे की सुरंग है। हालांकि यह दुनिया की सबसे लंबी नहीं है। यह सम्मान इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ने वाली चैनल टनल को जाता है, जो 23.5 मील लंबी है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रशंसक है। हम थ्री गोर्जेस डैम जैसी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। एक तो यह राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का मामला है, लेकिन ये बड़े पैमाने पर निर्माण परियोजनाएं जीडीपी को एक कृत्रिम बढ़ावा भी देती हैं, जिसे स्थानीय अधिकारियों को सत्ता में बने रहने की जरूरत है। लेकिन गहरे स्तर पर इसका सीधा संबंध कम्युनिस्ट विचारधारा से है। यह विचार कि मनुष्य को प्रकृति सहित हर चीज के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। यह वस्तुतः कम्युनिस्ट पार्टी यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि वह प्रकृति पर हावी हो सकती है, जो रणनीति चीन भी कोविड के साथ ले रहा है, और ये इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। ब्रेक के बाद और अधिक वापसी पर स्वागत है। अच्छी खबर, जो चीन की शून्य कोविड नीति निश्चित रूप से काम करती है, इसलिए आपको इसे अपने देश में आजमाना चाहिए। चीन शियान में मामलों में बड़ी गिरावट दर्ज कर रहा है। पिछले महीने लगभग धार्मिक उत्साह के साथ अपनी शून्य कोविड नीति को ध्यान में रखते हुए चीनी अधिकारियों ने 13 मिलियन लोगों के शहर शियान शहर को बंद कर दिया और अब शियान में नए कोविड मामले गिर रहे हैं। अधिकारियों के रूप में कोविड वाले लोगों को शियान से बाहर निकालें। जब वे सभी को कोविड के साथ शियान से बाहर ले जाते हैं तो शियान में कोई मामला नहीं होता है। ये मजाक नहीं है, वे वास्तव में यही कर रहे हैं। अधिकारियों के लिए चीन में कोविड मामलों के बारे में झूठ बोलने का यह सिर्फ एक और तरीका है। बेशक चीनी अधिकारी शुरू से ही अपने कोरोना वायरस नंबरों के बारे में झूठ बोलते रहे हैं और अब वे अपनी जीरो कोविड पॉलिसी झूठ के जाल में फंस गए हैं। चीन को कभी भी शून्य कोविड नहीं हुआ है, लेकिन उन्हें दिखावा करते रहना होगा कि वे ऐसा करते हैं, और झूठ को बनाए रखने के लिए वे चीनी लोगों को पीड़ित कर रहे हैं। डाउन जियान से वेदना के किस्से सामने आ रहे हैं। यदि आप ये साबित नहीं कर सकते कि आपके पास वायरस नहीं है तो अस्पताल आपको नहीं देखेंगे। 8 महीने की गर्भवती एक महिला ने देखभाल से इनकार करने के बाद गर्भपात कर दिया जब तक कि उसने वायरस के लिए नकारात्मक परीक्षण नहीं किया। उसने वास्तव में पहले नकारात्मक परीक्षण किया था, लेकिन उसका परीक्षण 4 घंटे तक समाप्त हो गया था। इसलिए अस्पताल ने उसे एक और नकारात्मक परीक्षण मिलने तक बाहर इंतजार करना पड़ा। अस्पताल के बाहर फुटपाथ पर भारी खून बहने के बाद उन्होंने आखिरकार उसे अंदर जाने दिया और अब उन अस्पताल कर्मियों को निकाल दिया गया है। चीन की साम्यवादी व्यवस्था के तहत यह एक तरह की मूर्खतापूर्ण बात है। अस्पताल के कर्मचारियों ने महिला को प्रवेश देने से इनकार कर दिया क्योंकि वे किसी ऐसे व्यक्ति को अंदर जाने के लिए परेशानी में पड़ने से डरते थे जिसका परीक्षण नकारात्मक नहीं था। फिर वे मुसीबत में पड़ गए क्योंकि उन्होंने उसे अंदर नहीं जाने दिया। नकारात्मक परीक्षण करने वाले लोगों पर इतनी सवारी के साथ शियान को उसके मुख्य कोविड ऐप के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद अराजकता में डाल दिया गया था। लोगों को अपने स्वास्थ्य को दिखाने के लिए ऐप का उपयोग करना पड़ा, जो साबित करता है कि उन्होंने कोविड के लिए नकारात्मक परीक्षण किया। अस्पतालों में प्रवेश करने के लिए सिस्टम डाउन होने के कारण कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था। साथ ही अन्य सभी चीजें जिनके लिए आपको उस ऐप की आवश्यकता थी, कोई भी अपनी स्थिति साबित नहीं कर सका। और जब से सभी को अपने घरों में रहना पड़ रहा है, भोजन की आपूर्ति एक मुद्दा बनती जा रही है।
यह एक ऐसा मुद्दा बन गया है कि शियान के निवासियों ने जीवित रहने के लिए वस्तु विनिमय का सहारा लिया है। सिगरेट के एक बॉक्स को गोभी या पुराने आईफोन 13 मिनी प्लस चावल के एक बैग के लिए पुराने टैबलेट के बदले बदला जा सकता है। अब आप सोच सकते हैं कि चीन की शून्य कोविड नीति क्रूर और अप्रभावी है, लेकिन हमारे पास अभी भी पश्चिमी मीडिया आउटलेट हैं। जैसे वाशिंगटन पोस्ट ने कहा कि चीन की शून्य कोविड नीति काफी हद तक प्रभावी रही है। यह लगभग वैसा ही है जैसे कि वाशिंगटन पोस्ट का मालिक एक ऐसी दुनिया को पसंद करेगा जहां ज्यादातर लोगों को घर पर रहना पड़े और सब कुछ उन्हें दिया जाए। लेकिन हाँ, ये सही नहीं हो सकता। और ब्रेक के बाद आ रहे हैं, क्या अमेरिकी निवेशक अंतर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में सोच रहे हैं? वापसी पर स्वागत है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के आज भी सत्ता में होने का एक बड़ा कारण अमेरिकी नकदी का निरंतर प्रवाह है। यहाँ तक कि जब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अमेरिका पर खुले तौर पर युद्ध की घोषणा कर रही थी, ब्लैक रॉक जैसी वॉल स्ट्रीट निवेश फर्मों ने चीन में निवेश करना जारी रखा है और अन्य निवेशकों को भी ऐसा करने के लिए मना लिया है। लेकिन हो सकता है कि ये बदल रहा हो। गोल्डमैन सैक्स अब चेतावनी दे रहा है कि चीन 2022 तक अपनी सीमाओं को बाहरी दुनिया के लिए बंद रखेगा। चीन की जीरो कोविड नीति का एक और हिस्सा। और अंत में कुछ लोग कह रहे हैं कि चीन निवेश योग्य नहीं है। बॉन्ड किंग जेफरी गुंडलाच ने कहा, मैंने चीन में कभी भी लंबा या छोटा निवेश नहीं किया है। ऐसा क्यों है? मुझे डेटा पर भरोसा नहीं है। मुझे अब अमेरिका और चीन के संबंधों पर भरोसा नहीं है। मुझे लगता है कि चीन में निवेश को जब्त किया जा सकता है। मुझे लगता है कि इसमें जोखिम है। यूरेशिया ग्रुप के अध्यक्ष और संस्थापक यान ब्रेमर ने कहा, वायरस के साथ जीने की क्षमता, एक अत्यंत आसानी से फैलने वाला वायरस जो उतना घातक नहीं है। चीन की शून्य कोविड की नीति के ठीक विपरीत है और शून्य कोविड काम नहीं करेगा उन्हें, लेकिन वे इससे चिपके रहेंगे। और यहां तक कि मैड मनी के जिम क्रैमर का कहना है कि शत्रुतापूर्ण कम्युनिस्ट शासन में चीनी शेयरों की सिफारिश करना संभव है। मुझे लगता है कि हमें चीन को एक शत्रुतापूर्ण कम्युनिस्ट शासन के रूप में अधिक संदर्भित करना चाहिए। मुझे वह अंगूठी पसंद है। वास्तव में क्रैमर इससे बहुत आगे निकल गया। उन्होंने चीनी नेता शी जिनपिंग को आतंकवादी तानाशाह बताया। क्या ऐसी कोई कीमत है जिस पर आप इनमें से किसी कंपनी में खरीदारी करेंगे? मुझे वैसा क्यों करना चाहिए? मुझे वैसा क्यों करना चाहिए? मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ। आप यह तर्क दे सकते हैं कि किसी बिंदु पर कीमत इतनी कम हो जाएगी कि जो जोखिम कम हो सकता है वह कम हो गया है। मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा करना मेरे लिए गैर जिम्मेदाराना है। मैं एक कम्युनिस्ट शासन में स्टॉक खरीदने की सिफारिश नहीं कर सकता जो एक अधिनायकवादी तानाशाह है, जो न केवल मानवाधिकार है बल्कि अपनी शक्ति को मजबूत करने में सक्षम होने के लिए इससे कहीं अधिक कर रहा है। मुझे लगता है कि मेरे लिए यह गैर जिम्मेदाराना है कि मैं यहाँ आकर कहूँ, आप जानते हैं कि क्या 108 पर यह पूरी तरह से छूट है कि वह आदमी एक आतंकवादी तानाशाह है। 97 में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बहुत से लोगों को मार रहा है और वह लोगों को फिर से प्रशिक्षित कर रहा है और वहां एकाग्रता शिविर है। इसके बारे में चिंता न करें। मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूं। मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूं। मैं यह नहीं कर सकता। और उस दिन जिम क्रैमर की नैतिक रीढ़ 3 आकार में बढ़ गई। तुम्हें पता है, मैंने क्रैमर पर रैगिंग का अपना हिस्सा किया है और कुछ महीने पहले ही वह लोगों से चीनी शेयर खरीदने को कह रहे थे, लेकिन कम से कम उसने अपना नजरिया बदल लिया है। उसके लिए इतना अच्छा। वॉल स्ट्रीट पर हमें इसकी और जरूरत है, लेकिन हर कोई चीन के साथ शत्रुतापूर्ण कम्युनिस्ट शासन की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है। एलोन मस्क की टेस्ला ने जिनजियांग में एक शोरूम खोला है, आप जानते हैं, जहां सभी नरसंहार है। मैं कहता हूं कि अगर एलन मस्क चांद पर जाना चाहते हैं तो वहां रह सकते हैं। ताइवान इसे आगे बढ़ा रहा है। पिछले साल की शुरुआत में याद करें जब चीनी शासन ने ताइवान के अनानास का बहिष्कार किया था और बाकी दुनिया ने कदम बढ़ाया और ताइवान के अनानास का भार खरीदा। खैर, चीन ने अब ताइवान को देश के समर्थन के कारण लिथुआनिया को निशाना बनाया है। इसलिए जब चीन ने लिथुआनियाई रम पर प्रतिबंध लगा दिया तो ताइवान ने कदम रखा और 20,000 से अधिक बोतलें खरीदी। मुझे स्पष्ट होने दें, ताइवान की सरकार ने रम का शाब्दिक बोतलबंद खरीदा है। किसके लिए अच्छी खबर है? ताइवान के समुद्री डाकू। लेकिन ताइवान का समर्थन यही नहीं रुकता। रम के अलावा लोग लिथुआनियाई बियर और चॉकलेट खरीद रहे हैं और ताइवान लिथुआनिया में $200 मिलियन का निवेश करने की कसम खा रहा है क्योंकि सीसीपी आर्थिक युद्ध को आगे बढ़ा रहा है। यहाँ तक कि ताइवान में रहने वाले लिथुआनियाई लोगों को भी रॉक स्टार ट्रीटमेंट मिल रहा है। वाशिंगटन पोस्ट ने एक व्यवसायी से बात की जो कहता है कि लोग ताली बजाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि वह लिथुआनिया से है। कोई भी ताली नहीं बजाता जब उन्हें पता चलता है कि मैं अमेरिका से हूं। हमें उस पर काम करने की जरूरत है, अमेरिका। लेकिन एक चीज जो अमेरिका सही कर रहा है
लिथुआनिया का समर्थन करना। इस सप्ताह जर्मन अधिकारियों के साथ एक बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन द्वारा लिथुआनिया को धमकाने का आह्वान किया। ब्लिंकन ने कहा कि मुद्दा सिर्फ लिथुआनिया का नहीं है, बल्कि चीन के आर्थिक दबाव के खिलाफ लड़ने वाले देशों के बारे में है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और सहयोगी आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने और इस आर्थिक ब्लैकमेल का मुकाबला करने के लिए काम करेंगे। और अमेरिकी सरकार ने पहले ही इस वादे पर खरा उतरना शुरू कर दिया है। 2 महीने पहले अमेरिका ने लिथुआनिया के साथ $600 मिलियन के निर्यात ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। बेशक चीन ने इस हफ्ते लिथुआनिया के लिए अमेरिकी समर्थन पर लताड़ लगाई, लेकिन इसमें और क्या नया है? दरअसल यहाँ कुछ है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी आमतौर पर पश्चिमी मीडिया में कहानियों को कवर करने के लिए पागल हो जाती है। अब वे कहानी को कवर न करने के लिए पश्चिमी मीडिया पर भड़क रहे हैं। पिछले महीने अमेरिका में चीन के राजदूत ने प्रमुख अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स के साथ तीखी बातचीत की और फिर किसी ने इसकी सूचना नहीं दी। शायद इसलिए कि एक चीनी अधिकारी के बारे में बात करना दिलचस्प नहीं है। लेकिन फिर चीनी राज्य द्वारा संचालित मीडिया ने शिकायत करना शुरू कर दिया कि किसी ने इस महत्वपूर्ण कहानी पर रिपोर्ट नहीं की। आप बस इन लोगों के साथ नहीं जीत सकते। और ये एक साप्ताहिक बात है, हांगकांग में स्थिति बदतर होती जा रही है। पिछले हफ्ते मैंने आपको उस पुलिस छापे के बारे में बताया था जिसने हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक आखिरी स्वतंत्र मीडिया आउटलेट फैन न्यूज को बंद कर दिया था। हांगकांग में स्वतंत्र मीडिया की मौत पिछले साल एप्रिल डेली के बंद होने के साथ शुरू हुई थी। लेकिन हांगकांग की मुख्य कार्यकारी कैरी लैम चाहती हैं कि आपको पता चले कि हांगकांग में प्रेस की स्वतंत्रता ठीक चल रही है। मैंने ऑनलाइन मीडिया के बंद होने, हांगकांग में प्रेस की स्वतंत्रता विलुप्त होने या हांगकांग मुक्त प्रेस के पतन के बारे में खबरें पढ़ी। मैं बस उस तरह के आरोपों को स्वीकार नहीं कर सका। लेकिन हांगकांग में कानून के शासन से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है और हम सभी जैसे पत्रकारों और मीडिया संगठनों को कानून का सम्मान और पालन करना होगा। मुझे कहना है कि मुझे कैरी लैम से कुछ गंभीर डोलोरेस अम्ब्रिज वाइब्स मिल रहे हैं। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं जो चीन को परेशान कर सकती है। यह एक रक्षा समझौता है जो जापान की आत्मरक्षा बल और ऑस्ट्रेलिया की सेना को आपसे एक साथ काम करते हुए देखेगा। इसका निश्चित रूप से किसी भी देश को विशेष रूप से डराने से कोई लेना देना नहीं है। और हम क्राउड फंडिंग वेबसाइट पेट्रो या कम्युनिटी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म लोकल्स पर आप जैसे दर्शकों के समर्थन के बिना यह शो नहीं कर सकते थे। यूट्यूब विमुद्रीकरण के साथ क्या और कई कंपनियां चीनी शासन की आलोचना करने वाले किसी व्यक्ति के साथ काम करने के लिए उत्सुक नहीं है। यह शो वर्षों पहले व्यवसाय से बाहर हो गया होता। अगर यह प्रशंसकों के समर्थन के लिए होता तो मैं चाइना अनसेंसर्ड 50 सेंट आर्मी कहता। उन्हें धन्यवाद देने के लिए मैं प्रत्येक एपिसोड के अंत में प्रश्न का उत्तर देता हूं। आज का प्रश्न ब्लैक लेबल से आता है। मान लीजिए कि कल सीसीपी गिर गया। आपको क्या लगता है कि प्राथमिकता वाला देश कौन है जिसे वे अपने साथ नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे? यह एक ऐसा प्रश्न है जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की प्रकृति के बारे में बहुत अधिक जानकारी दिखाता है। अगर पार्टी टूटती है तो वे फटकारेंगे। सबसे पहले पार्टी ने हैकिंग या अच्छे पुराने हनी ट्रैप के माध्यम से दुनिया भर के शक्तिशाली लोगों पर ब्लैकमेल का ढेर जमा किया है। मुझे लगता है कि अगर ये बात आती है तो पार्टी सुरक्षा के लिए उस ब्लैकमेल का इस्तेमाल करेगी और अगर वह काम नहीं करता है तो वे उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन सीसीपी किस देश को अपने साथ ले जाएगी? शायद चीन। वे अपने विनाश के मद्देनजर पृथ्वी को नमक करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। पार्टी हमेशा कहती थी कि कम्युनिस्ट पार्टी के बिना कोई नया चीन नहीं है। यह सिर्फ प्रचार नहीं है, यह भी एक खतरा है। क्या ऐसा होता है? यह सब इस बात पर निर्भर करेगा कि पार्टी अंत कैसे गिरती है। और एक दिन होगा। आपके प्रश्न ब्लैक लेबल और आपके सभी समर्थन के लिए धन्यवाद। यदि आप शो को पसंद करते हैं और हमें चलते रहना चाहते हैं और अन्य शानदार भक्तों के एक समूह तक पहुंच प्राप्त करना चाहते हैं तो पेट्रो.com चाइना अनसेंसर्ड देखें या चाइना अनसेंसर्ड लोकल्स.com चीन बिना सेंसर वाली 50 सेंट सेना में शामिल हों और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े रहें। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूं। अगली बार मिलते हैं।